की उदयपुर चाकूबाजी मामले से निकलकर आ रही है, जहां पर घायल छात्र का इलाज एक तरफ जारी है, लेकिन इस बीच में घायल छात्र के जो परिजन हैं और समाज के लोग रवाना हुए हैं। दरअसल मुखर्जी चौक से एमबी हॉस्पिटल के लिए जो उसके परिजन हैं और जो तमाम लोग हैं वो एमबी हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। मुखर्जी चौक में एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। माहौल को पुलिस ने फिलहाल अभी के लिए शांत करा दिया है। सुबह छात्र के माता पिता सहित कई लोग मुखर्जी चौक पहुंचे थे। सब्जी मंडी बंद होने के बाद दोनों पक्षों में माहौल गरमा गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। अपील है कि किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। घायल छात्र का एमबी इलाज जारी है एमबी हॉस्पिटल में। उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कंफ्यूजन को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। देखिए ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। उदयपुर में छात्रों में हुई चाकूबाजी के बाद आज फिर एक बार माहौल गरमा गया है। उदयपुर के मुखर्जी चौक में आज सुबह जब माहौल करवाया गया तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंचे और मामला शांत किया गया। हुआ यूं कि जब देवराज के परिजन और उनकी मां हॉस्पिटल पहुंची उसके बच्चे की हालत जानने के लिए, तो किसी स्टाफ ने उनको बोल दिया कि 2 दिन बाद आना, अभी किसी स्थिति में कहने की बात नहीं है। तो ऐसे में जब वो आक्रोशित हो गए मां और परिजन, तो उसके बाद वो यहाँ सीधे मुखर्जी चौक में पहुंचे, जहां पर यहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है उस सब्जी मंडी को पहले बंद कराया। उसके बाद यहाँ के दोनों पक्ष जो है कि एक बार आमने सामने हो गए। हालांकि बाद में उदयपुर के पुलिस का आलाधिकारी मौके पर पहुंची और पूरा मामला शांत करवाया और समझाइश की। उसके बाद काफी देर तक जो बच्चे की मां यहाँ पर धरने पे बैठ गई, परिजन धरने बैठ गए और लगातार जो आक्रोश जताते रहे। ये उदयपुर का मुखर्जी चौक है जहाँ पर पूरा एक दूसरा पक्ष का यहाँ है, मस्जिद है, यहाँ पर दूसरा पक्ष यहाँ रहता है। इसमें माहौल शांत कराया गया। पुलिस का आलाधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है और लगातार जो कि प्रयास किए जा रहे हैं, समझाइश की जा रही। अभी हालांकि यहाँ पर पूरा समझाइश कर दी गई है। बच्चे की जो माँ है, जो परिजन है, वो सीधे यहाँ से एमबी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहाँ पर बच्चे की स्थिति को जानने के लिए वो जा रहे हैं और लगातार जो पुलिस प्रयास कर रही है, अपील कर रही है कि किसी तरह की अफवाह पर नहीं आए और लगातार जो है कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की, जहां इस बीच कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसका मतलब यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास अगले 7 दिनों तब तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। और इधर कोलकाता रेप और हत्याकांड में आज टीएमसी हर जिले में धरना देगी, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार आरोपी के लिए लगातार फांसी की मांग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोलकाता में टीवी और फिल्म कलाकार शाम 4 बजे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके पहले भी सड़क विरोध प्रदर्शन पे उतरी थी ममता बनर्जी अपने तमाम महिला कर्मियों के साथ, जहां पर उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। 2 घंटे तक ये पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी का प्रदर्शन हुआ था। आज पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, सड़क हर जिले में, हर राज्य में, और जहां पर इसमें बताया जा रहा है कि टीवी कलाकार से तमाम हस्तियां भी प्रदर्शन में जुड़ेंगी, जहां पर आरोपी को फांसी की सजा देने के मामले में आज टीएमसी का राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं प्रदर्शन है।
और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया और कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए। कोलकाता पुलिस पर विसरा रिपोर्ट बदलने का आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। साथ ही दावा यह भी किया गया कि वारदात में कई लोग शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खून से सनी चीजें भी बदली गई। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बचाव में उतरे हैं और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में जनता की कोई परवाह नहीं करता। सुनिए जरा। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेते। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता है। उधर कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में निर्भया की मां आशा देवी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि निर्भया की मौत से हमने क्या सीखा, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया। आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं, उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले। और देश में जारी डॉक्टर्स के प्रदर्शन के बीच आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस लेटर में अस्पतालों में सुरक्षा की मांग की गई। आईएमए ने पीएम के सामने 5 मांगे रखी। पहली मांग ये कि अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। दूसरा ये कि एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा हॉस्पिटल्स की हो। तीसरा ये कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और चौथा ये कि सभी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड तैनात हो ताकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर्स रेप और मर्डर को लेकर देश भर के डॉक्टरों में काफी नाराजगी भी देखी गई और आईएमए ने पीएम मोदी को डॉक्टर्स की मांगों पर दखल देने की मांग की है। तो 4 मांगे आईएमए की तरफ से की गई हैं, जिसमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है और सीधे तौर पर यह भी कहा गया आईएमए की तरफ से कि सरकार को इन मांगों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और अब खबर मेरठ से है, जहां बच्ची के रेप हत्या का आरोपी ही एनकाउंटर में घायल हो गया है, को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके पहले खबर यह थी कि जवाहर सर्किल पर जो एक हॉस्पिटल था उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन दरअसल एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि जयपुर के 10 बड़े हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक हॉस्पिटल नहीं 10 हॉस्पिटल को धमकी मिला है। देखिए 10 के बाद मतलब 13 की संख्या शुरुआती तौर पर आ रही है कि शुरुआत जयपुर के 13 बड़े हॉस्पिटल्स को ये धमकियां मिली है। हालांकि अभी तक सीके बिरला और मोनीलेक हॉस्पिटल की ओर से ही पुलिस को सूचना दी गई है कि उनको धमकी वाला मेल आया है और मेल में कहा गया है कि आपके हॉस्पिटल में मरीजों के बिस्तरों के नीचे और बाथरूम में बम प्लांट किए गए हैं। यानी कि मरीज हॉस्पिटल परिसर में मरीजों के बिस्तर जो बेड्स हैं उनके वहां पे और हॉस्पिटल के बाथरूम में बम प्लांट किए गए हैं, ऐसी सूचना है। जिसके बाद मोनीलेक हॉस्पिटल में पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद अब सीके बिरला हॉस्पिटल में भी जो पुलिस की जो रेस्क्यू टीम है, उसके अलावा बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड, एटीएस की कमांडो है, वो पहुंचे हैं। सर्च ऑपरेशन सभी जगहों पर चल रहा है और अब पुलिस देख रही है कि आखिरकार मेल कहाँ से किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आईपी एड्रेस क्या है। एक तो साइबर की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई कि धमकी भरे मेल के पीछे किसका हाथ है, कौन भेजने वाला है, कब भेजा गया था मेल, और वहीं पर दूसरी जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जी
विष्णु, पहले तो हमने बताया था मोनी लेक हॉस्पिटल, अब जरा 13 हॉस्पिटल जो आप बता रहे हैं, क्या नाम आपके पास आ चुके हैं उन 13 हॉस्पिटल्स के? देखिए अभी के सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि 13 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं जिनको धमकी भरा मेल किया गया है, लेकिन पुलिस की को 2 ही हॉस्पिटलों ने सूचना दी है, जिनमें सीके बिरला का नाम भी अब सामने आया। तो सीके बिरला और मोनी लेक हॉस्पिटल की ओर से ही ये पुलिस को सूचना दी गई है कि उनको धमकी भरा मेल किया गया है। धमकी भरे मेल में लिखा गया है कि आपके मरीजों की बेड और बाथरूम में बम प्लांट किए गए। हालांकि सूचना के मुताबिक जो उन्हीं जगहों पर सर्च भी किया गया था, लेकिन कुछ मिला नहीं। और मेल में लिखा गया है, हाय आई प्लेस्ड बॉम्ब इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग, द बॉम्ब आर हिडन अंडर हॉस्पिटल बेड्स एंड इन बाथरूम। यानी कि हॉस्पिटलों में ठीक है विष्णु, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे खबर पर। बड़ी खबर आपको बताए थे, 13 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में बम से उड़ाने का ईमेल दिया गया है और अब आपको सीधे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और देहदानी परिवार सम्मान और आभार समारोह में सीधे शिरकत की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल व्यवसाय में जो एक तरीके से विकार आ गया है, some kind of a virus of commercialization, we have to utilize it. Medical profession is a golden profession. जो पीड़ित व्यक्ति है वो डॉक्टर को भगवान मानता है। कोविड के दौरान हमारे डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर्स ने, हेल्थ वार्डर्स ने दिखा दिया कि खुद के लिए जोखिम लेते हुए हमको बचाया है। उसमें से गिने चुने लोग जब विकार फैलाते हैं, we must expose them. They are heartless and not entitled to our sympathy. We cannot allow organ donation to be exploitation field of the vulnerable person for commercial gain or wily elements. We have to overcome it. एक बात याद रखना है, हमारी संस्कृति में दान का जिक्र नहीं किया जाता है। कई प्रकार के हम दान देते हैं, गोदान भी देते हैं, कन्यादान भी है, जमीन का दान भी है, बहुत देते हैं। पर इस दान को क्यों हम गुणगान कर रहे हैं? इसके गुणगान की आवश्यकता है। ये अलग किस्म का दान है। जितना गुणगान किया जाए कम है। वो एक ऐसा स्रोत है जो औरों को प्रभावित करेंगे। Nothing is more impactful than practicing by example, not by preaching. तो जयपुर से खबर थी जहां देहदानी परिवार सम्मान समारोह था जिसमें शिरकत किए हैं जगदीप धनखड़ और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर बात कही कि हमारे संस्कृति में दान का तो बहुत जिक्र है, लेकिन देह दान का जिक्र होना चाहिए और उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया भारी संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा साइट आवंटन में कथित गड़बड़ी को लेकर सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा कि मैं इसमें कल्प्रिट नहीं हूं और पूरा कैबिनेट और आला कमान हमारे साथ है, लेकिन राज्यपाल ने यह फैसला टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर 3 याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत मुकदमा चलेगा। वकील और एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को उन पर लगाए आरोपों पर जवाब देने के साथ और यह बताने के निर्देश दिए गए थे कि उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। और अब कानपुर से बड़ी खबर है जहां कानपुर ट्रेन हादसे में एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, साजिश की आशंका का पर मुकदमा जारी किया गया है। पनकी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस आईवी की टीम ने सूत्रों के हवाले से खबर है कि जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था वहां पर डेरा डाल दिया है। कल साबरमती एक्सप्रेस
ड्रिलेर हो गई थी। 22 डिब्बे ड्रिलेर हुए थे और माफ करिएगा 20 डिब्बे बताए जा रहे हैं, पटरी से उतर गए थे इंजन और ट्रेन के, और एक पत्थर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ था, जहां पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का भी आया था कि ये साजिश के तहत किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी हुआ था। ट्रैक में जो वो छेद थे वो भी दिखाए गए थे। साजिशन के तहत ये बताया गया था कि इसमें लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। अब फिलहाल इसमें FIR दर्ज करा दी गई है। ये अप लाइन थी, इसी पे मूलतः दुर्घटना हुई थी। तो ये अब गाड़ी निकल रही है और अब कॉशन के साथ ये गाड़ी निकाली जाएगी और बाकी शेष जांच इसके बाद होती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी और अब ट्रैफिक इस पे चालू हो गया। और सीधे खबर अब आपको गुजरात से बताते हैं। दरअसल वो राणा भारत लाया जा सकता है। जी हां, अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया। भारत ने दरअसल ये अपील की थी अमेरिका से कि राणा को लाया जाए ताकि इसके खिलाफ हम मुकदमा अपने देश में चला सकें, और इसके खिलाफ राणा ने अपील की थी, लेकिन यूएस ने खारिज कर दी उसकी अपील को। बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उसको भारत लाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। आतंकी तंवर राणा पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है। हमले के दौरान आतंकी तंवर राणा पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था, जब ताज होटल पर यह बड़ा आतंकी हमला 26/11 में किया गया था। और वहीं पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने ये आ रही है कि वहां लोगों के पास पैसे की इतनी किल्लत हो गई है कि वो अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों का सौदा करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून में भारी बारिश के बाद अचानक बच्चियों की शादी के मामले बढ़ गए। बाढ़ से बर्बादी के बाद सिंध प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पैसे के लिए लोग अपनी कम उम्र की लड़कियों की शादी का सौदा तक करने को मजबूर हो गए, और इसी वजह से वहां अचानक बाल विवाह के मामले बढ़ गए, जिस पर मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बाल विवाह के मामलों में कमी आ रही थी, लेकिन 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से इसकी दर फिर से बढ़ रही है। देश में खेती के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली मॉनसून की बारिश जलवायु परिवर्तन के चलते तेज हो गई है, जिसकी वजह से बाढ़ आई और फसलों को नुकसान हो रहा है और लोग लगातार कर्ज के बोझ में फंसते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात या फ्लड के बाद जो फिगर हैं वो एक साल में जो है ना 45 शादियाँ हुई हैं एक गांव में। सिर्फ वो 250 घरानों पे मुश्तमिल गांव है, और उनकी जो हालत यह है कि पिछले 3 महीनों में 15 शादियाँ हो गई हैं। और अब आपको बड़ी खबर इजराइल से बता दें, जहां इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया है। जी हां, इजराइल ने हिजबुल्लाह के हुसैन इब्राहिम कासेब को ढेर किया है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। वहीं इजराइल के हमले का हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और इजराइल पर 55 रॉकेट दागे हैं। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई जगह पर रॉकेट फायरिंग की। इजराइल ने इब्राहिम कासेब को मार गिराया है और उसके बाद से ही इजराइल पर 55 रॉकेट दागे गए हैं। और ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। हिजबुल्लाह का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इजराइल के होश उड़ा दिए। हिजबुल्लाह की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से 4 गुना बड़ी और गहरी है, जिसकी वजह से इजरायली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही। खबर यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने हिजबुल्लाह को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इजराइल पर हमले शुरू कर दो, और इस आदेश के बाद से हिजबुल्लाह लगातार 1.5 घंटे तक उत्तरी इजराइल पर हमले करता रहा। पूरी रिपोर्ट देखिए। खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा,
ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजराइल के खिलाफ खोल दी है और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजराइल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजराइल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजराइल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी यह मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई हैं। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيلي। और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में